नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेज में आपका स्वागत है। यूजीसी नेट के सिलेबस में अपन सिद्धांत कंप्लीट कर लिए थे। कुछ परंपरागत जो धारणाएं हैं, जैसे सिद्धांत में अपन ने देखा था स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, लोकतंत्र, उसके बाद में शक्ति, नागरिकता, इनके सिद्धांत देखे थे अपन ने पहले। अब सिलेबस में आगे चलते हैं तो पहला टॉपिक आता है उदारवाद। ये उदारवाद के मेरे पुराने नोट्स हैं जिनसे मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर आपने पहले उदारवाद को पढ़ा है और वो समझ में नहीं आया है तो ध्यान रखना, ये अब इस वीडियो से आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ जाएंगे। बहुत बढ़िया से मैंने क्लियर करने की कोशिश की इस वीडियो में, उदारवाद को बहुत बढ़िया समझाने का प्रयास किया है। थोड़ी देर आप संयम बनाए रखेंगे तो आप उदारवाद समझ पाएंगे। उदारवाद के लिए अंग्रेजी में शब्द आता है लिबरलिज्म, लेकिन लिबरलिज्म को लिबर्टी शब्द से बना हुआ है ये। अगर आप हिंदी में इसका अर्थ समझोगे तो समझ में नहीं आएगा, और अंग्रेजी की लिबरलिज्म से आपको अच्छे समझ में आ सकता है। ये लिबर्टी से बना हुआ है, और लिबर्टी का मतलब अपन ने स्वतंत्रता में पढ़ा है कि लिबर्टी वर्ड लिबर शब्द से बना है, लैटिन भाषा का शब्द है लिबर, उससे बना है। लिबर का अर्थ क्या होता है? बंधनों का अभाव। यानी उदारवाद भी बंधनों का भाव चाहता है। ये कहता है व्यक्ति पर बंधन होने ही नहीं चाहिए। एक अपन यहाँ पर ये समझेंगे कि उदारवाद किन परिस्थितियों में आया है, कौन सी परिस्थितियाँ रही हैं जिनमें उदारवाद आया है, उससे भी अपनी कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो, उदारवाद उस दौर में आया हुआ है, पहले तो इसने स्वतंत्रता की बात की, लिबर मतलब बंधनों का अभाव की बात की। तो बंधन किसने लगा रखे थे? तो बंधन मध्यकाल में लगा रखे थे चर्च की सत्ता ने। चर्च सर्वोपरि था, चर्च सर्वोपरि था। चर्च के कानून लागू होते थे, यानी राजा भी चर्च के आदेश मानने के लिए बाध्य होता था। हेगल के बारे में पढ़ाई होगा आपने कि राजा ईश्वर का अवतार है धरती पर, युद्ध राज्य में निखार लाता है, यानी निरंकुश राज्य की व्यवस्थाएं हो रही थी। लेकिन जब मार्टिन लूथर किंग आया, उसके बाद में वास्तव में उसके बाद में उदारवादी धाराएं पनपनी चालू हुई। तो ये पहली बात तो ये है कि ये लिबर्टी यानी बंधनों का अभाव है। किससे बंधनों का अभाव है? स्वतंत्रता की बात करता है, व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता की मांग करता है, यानी व्यक्ति पे कोई बंधन होना ही नहीं चाहिए। कैसे बंधन नहीं होने चाहिए? कि राज्य उसके लिए कोई बंधन नहीं लगाएगा, उसको स्वतंत्रता दे देगा। राज्य का एक ही कार्य होगा कि वो सुरक्षा करेगा उस व्यक्ति की, उस व्यक्ति के लिए सुरक्षा करेगा, बाकी और कोई कार्य राज्य का नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए, लीबर बंधनों का अभाव है। नॉट लीबर के अंतर्गत उदारवाद व्यक्ति को पूर्णतः खुला छोड़ता है, पूर्णतः खुला छोड़ने की बात करता है। यहाँ पर लिबर्टी ये व्यक्ति को स्वतंत्र और अनावश्यक प्रतिबंधों को हटाने का समर्थक है। और लिबरलिज्म सबसे बड़ा, जिसका अर्थ होता है शिष्ट, उदात, पूर्वाग्रह से रहित, पक्षपात रहित और विवेक युक्त। उदारवाद के मूल में व्यक्ति है, उदारवाद के मूल में व्यक्ति है, यानी व्यक्ति इसके लिए। चर्च की सत्ता के बाद में क्या हुआ था? पुनर्जागरण काल यदि आपने पढ़ा हो तो, कि व्यक्ति साध्य हो गया और राज्य साधन, राज्य गौण हो गया, व्यक्ति साध्य हो गया। व्यक्ति पहले महत्वपूर्ण हो गया, जबकि पहले क्या था? व्यक्ति बाद में था, राज्य पहले था। तो उदारवाद के मूल में व्यक्ति है। क्योंकि उदारवाद को इतनी डिटेल में समझना इसलिए ज़रूरी है कि उदारवाद से बहुत सारी शाखाएं पनपी हैं। आज जो भी अपन स्वेच्छातंत्रवादियों के बारे में पढ़ते हैं, समतावादियों के बारे में पढ़ते हैं, जो समकालीन सिद्धांत आ गए, ये सारे उदारवाद सिद्धांतों के ही प्रतिरूप हैं। नारीवाद भी एक उदारवाद के ही सिद्धांत का प्रतिरूप है। तो ये चीज़ें समझ में अपने तब आएंगी जब उदारवाद समझ में आएगा। वास्तव में आप देखेंगे तो मार्क्सवाद भी उदारवाद के प्रतिरोध में ही आया है। तो उदारवाद को अच्छे से समझिए ताकि आगे के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो उदारवाद के मूल में व्यक्ति है और व्यक्ति की सत्ता को स्वीकार करता है उदारवाद। विवेक महत्वपूर्ण होने के कारण वह स्वतंत्रता और अधिकारों में पूर्णतः खुलापन चाहता है, यानी विवेक है व्यक्ति में, और वो विवेक अब इम्पोर्टेंट हो गया। विवेक पहले भी था, लेकिन पहले चर्च की सत्ता के कारण विवेक सामने नहीं आ पा रहा था, पुनर्जागरण काल नहीं आया था। अब व्यक्ति पढ़ लिख गया, उसने साहित्य पढ़ लिए, पुरानी ग्रीक रोमन संस्कृति के जो लेख थे उनको पढ़ लिया, तो उसमें ज्ञान आ गया, विवेक महत्वपूर्ण हो गया।
इसलिए विवेक जैसे महत्वपूर्ण हुआ, उसे अपनी स्वतंत्रता का ज्ञान हुआ, उसे अपने अधिकारों का ज्ञान हुआ, तो वह उसमें खुलापन चाहता है। उदारवाद राजनीतिक रूप से अस्थिर विचारधारा है। ये अपने वास्तविक रूप को आधुनिक उदारवाद तक जाते जाते खो देती है, यानी इसके रूप बदलते रहते हैं। आगे जैसे जैसे उदारवाद बढ़ेगा, इसने रूप बदला है अपना। जैसे आगे अपन पढ़ेंगे, नव उदारवादी आ गए, नारीवादी आ गए, उदार समतावादी आ गए, अस्तित्ववाद आ गया, तो इसने अपने रूप बदल लिए हैं। उदारवाद आने का कारण क्या रहा? तो उदारवाद आने का कारण ये रहा, एक तो मैंने आपको बता दिया, ये विचारधारा पश्चिम यूरोप द्वारा स्थापित है। मार्टिन लूथर ने जब धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ किया, तब ये विचारधारा पाखंड, चर्च की पोपशाही के खिलाफ, इसका उद्देश्य धर्म को वैज्ञानिक रूप से समझना था। उदारवाद का उद्देश्य धर्म को वैज्ञानिक रूप से समझना था और धार्मिक नियमों की व्याख्या मनुष्य के हित में करता है। ये उदारवाद सहिष्णुता और धर्मनिरपेक्षता का पक्षधर है। और यदि आप देखेंगे, उदारवाद के मूल में पूंजीवाद भी है, क्योंकि चर्च की सत्ता को मानने का, चर्च की सत्ता का विरोध तब प्रारंभ हुआ था जब एक नगरीकरण हो गया था। व्यापारी वर्ग को स्वतंत्रता की आवश्यकता थी कि राज्य उसके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करे, ताकि व्यापारी वर्ग खुल करके अपने विवेक का उपयोग कर सकें और अधिक से अधिक पैसे कमा सकें। तो उसने सहिष्णुता का बात कही कि उदारवाद में सहिष्णुता है, सब व्यक्तियों में सहिष्णुता की भावना रहती है। धर्मनिरपेक्षता होनी चाहिए, क्योंकि यदि कोई धर्म से प्रेरित रहेगा तो व्यापारियों का बिजनेस नहीं चलेगा। इसे आप याद भी रख सकते हो, और ये वास्तविकता भी यही है। वैज्ञानिक सोच, तर्क, बुद्धि और विवेक के आधार पर मनुष्य की सत्ता को सिद्ध किया, इसलिए मनुष्य साध्य हो गया। यहाँ पर मनुष्य साध्य है और राज्य क्या उदारवाद के अनुसार साधन है। अधिकार और स्वतंत्रता को प्राकृतिक घोषित करना इसका उद्देश्य था। उदारवाद का जनक है लोक, उदारवाद का जनक है जॉन लोक। जॉन लोक प्राकृतिक अधिकारों की बात करता है। तो अधिकार और स्वतंत्रता क्या है? प्राकृतिक है, यानी प्रकृति ने दिए हैं। तो जब प्रकृति ने ही अधिकार स्वतंत्रता दी है, तो व्यक्ति को क्या किया जाए? पूर्णतः खुला छोड़ दिया जाए। अतः ऐसी स्थिति में निरंकुश शासकों का क्या काम है जी? तो निरंकुश शासकों का विरोध किया, अधिकार और स्वतंत्रता को प्राकृतिक माना इसने। इसलिए अधिनायकवादी सरकारों के खिलाफ, यानी जो निरंकुश सरकारें थी, उनके खिलाफ विचारधारा स्थापित हो गई और रूढ़ि प्रथाओं को, परंपराओं को भी मान लिया। कैसी रूढ़ि प्रथाओं, परंपराओं को? जो व्यक्ति का विकास कर रही थी और जो व्यक्ति के विकास में बाधा डाल रही थी, उनका इन्होंने विरोध किया। अब देखिए, कई बार ऐसे एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं। उदारवाद व्यक्तिवाद नहीं है, व्यक्ति साध्य है, व्यक्तिवाद में भी व्यक्ति साध्य होता है, राज्य गौण होता है। व्यक्तिवाद भी लेसेस फेयर की बात करता है, व्यक्ति को पूर्णतः खुला छोड़ देने की बात करता है। लेसेस फेयर का मतलब हस्तक्षेप का सिद्धांत। लेकिन फिर भी उदारवाद व्यक्तिवाद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि व्यक्तिवाद पुलिस राज्य की बात करता है, हस्तक्षेप सिद्धांत का समर्थन करता है, लेकिन उदारवाद सुधारात्मक कार्य की भी बात करेगा आगे जा करके। जो अब तक अपने पढ़ाए नकारात्मक उदारवाद है, तो नकारात्मक उदारवाद और व्यक्तिवाद तो एक ही हैं। लेकिन जो मैंने आपको बताया था पहले कि सुरक्षात्मक कार्य करने की बात करता है, कि राज्य केवल सुरक्षात्मक कार्य करेगा, सुधारात्मक कार्य नहीं करेगा। लेकिन बाद में सकारात्मक उदारवाद आया, उसने कहा कि व्यक्ति सुधारात्मक कार्य भी करेगा। अब ऐसा क्यों कहा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब ये अनुदारवाद भी नहीं है, अपने सिलेबस का अगला टॉपिक है अनुदारवाद। उदारवाद अनुदारवाद नहीं है। क्यों? अनुदारवाद क्या कहता है? रूढ़ि परंपराओं को मानने की बात करता है, लेकिन उदारवाद उन रूढ़ि परंपराओं, रीति रिवाजों को मानता है जो व्यक्ति के विकास में सहायक है। जो व्यक्ति के विकास में सहायक नहीं है, ऐसे रीति रिवाज, परंपराओं को उदारवाद नहीं मानता है। तो उदारवाद न तो व्यक्तिवाद है, उदारवाद न ही अनुदारवाद है। ये लोकतंत्र भी नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र बहुमत के शासन को मानता है, बहुमत के हित में काम करता है। लेकिन उदारवाद अल्पतंत्र की भी बात करता है। उदारवाद जब समानता की बात कर रहा है, तो वो सबको समानता देने की बात कर रहा है। वो उपयोगितावाद की तरह अधिकतम व्यक्तियों के लिए अधिकतम सुख की बात नहीं कर रहा है। अब देखते हैं अपन नकारात्मक उदारवाद। अब तक जो उदारवाद अपन ने पढ़ा है, ऊपर जो भी समझा है मैंने, ये नकारात्मक उदारवाद ही है।
इसको प्राचीन उदारवाद भी कहते हैं, परंपरागत उदारवाद भी कहते हैं और चीर सम्मत उदारवाद भी कहते हैं। इसको चीर सम्मत उदारवाद भी कहते हैं, शास्त्रीय उदारवाद भी कह देते हैं। इसके समर्थक हैं मुख्य रूप से हर्बर्ट स्पेंसर। अगर और अच्छे से आपको याद करना है तो जो नकारात्मक स्वतंत्रतावादी हैं, ये नकारात्मक उदारवादी हैं, और जो सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं वो सकारात्मक उदारवादी हैं। फिर अपन ने समानता में पढ़ी थी औपचारिक समानता और तात्विक समानता। तो जो औपचारिक वैधानिक समानता है वो नकारात्मक उदारवाद है। जो अपन ने तात्विक समानता पढ़ी है वो सकारात्मक उदारवाद है। अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं स्वतंत्रता, समानता, न्याय के, तो वो देख लीजिएगा। ये चीज़ें वहीं से आ रहे हैं, ये पॉइंट वहीं से आ रहे हैं। अगर वहाँ आपने समझने का प्रयास किया है तो यहाँ समझने में कठिनाई नहीं होगी। तो नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक नकारात्मक उदारवाद के समर्थक हैं, ये याद रखना। हर्बर्ट स्पेंसर, जेम्स मिल, रिकॉर्डो, एडम स्मिथ, माल्थस, जॉन लॉक। और समकालीन की आप बात करो, समकालीन विचारकों में, तो हेयक, बर्लिन, नोजिक, फ्रीडमैन, शुम्पेटर, ये भी नकारात्मक उदारवाद का समर्थन करते हैं। आधुनिक उदारवाद, सकारात्मक उदारवाद, इसके समर्थक हैं जेएस मिल। ग्रीन इंपॉर्टेंट है, इसे आधुनिक उदारवाद का जनक कहा जाता है। देखो, उदारवाद का जनक जॉन लॉक, किसमें गया? नकारात्मक में। आधुनिक उदारवाद का जनक ग्रीन। तो जेएस मिल, ग्रीन को आधुनिक उदारवाद का जनक कहा जाता है और परंपरागत और आधुनिक उदारवाद की योजकड़ी कहा जाता है ग्रीन को। सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता के बीच की भी योजकड़ी कहा जाता है ग्रीन को, रिची और हॉब्सन। फिर आगे आता है ऐसे विचारक जो नव उदारवादी हैं और प्राचीन उदारवाद की पुनः स्थापना करते हैं तथा समर्थन करते हैं। बात को समझता क्या बोलना चाह रहा है ये कह रहा है कि ऐसे विचारक जिन्होंने जो आधुनिक युग में, अब आधुनिक युग में सकारात्मक उदारवाद की धारणा पनप रही है कि राज्य सुरक्षात्मक के साथ साथ सुधारात्मक काम भी करेगा, श्रमिकों के लिए योजनाएं भी बनाएगा, गरीबों के कल्याण के लिए भी कार्य करेगा, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पनप रही है। और वहाँ पर कोई ऐसा विचारक आ जाए जो नकारात्मक स्वतंत्रता की बात करने लग जाए, जैसे कि व्यक्ति को पूर्णतः खुला छोड़ दिया जाए, वो उनकी तरह बात करने लग जाए जो अपन नकारात्मक उदारवाद में पढ़ा है कि व्यक्ति को पूर्णतः खुला छोड़ दिया जाए, लेसेस फेयर का नियम लिया है, राज्य को केवल सुरक्षात्मक कार्य करना होगा, सुधारात्मक काम नहीं करना है राज्य को। अगर ऐसी बातें कोई आधुनिक युग में करने लग जाए तो ऐसे कौन कौन से विचारक हैं जो आधुनिक युग में हैं लेकिन नकारात्मक उदारवाद की बात करते हैं? यह है शुम्पेटर, बर्लिन, हेयक, नोजिक, फ्रीडमैन। इनको स्वेच्छातंत्रवादी भी कहा जाता है, नव उदारवादी भी कहा जाता है। ये नकारात्मक उदारवादी हैं आधुनिक युग के। और ऐसे विचारक जो आधुनिक युग में है लेकिन सकारात्मक उदारवाद की बात करते हैं कि समान के साथ समान व्यवहार किया जाएगा और असमान के साथ असमान व्यवहार किया जाएगा। तो ये हैं अमर्त्य सेन, जॉन रॉल्स, जिसका न्याय का सिद्धांत पढ़ा था अपन ने, गैलब्रेथ, रॉबर्ट एडेहल, माइकल ऑक्सफोर्ड। ये ऐसे विचारक हैं जो आधुनिक युग में हैं और सकारात्मक उदारवाद की बात करते हैं। और शुम्पेटर, बर्लिन, हेयक, नोजिक, फ्रीडमैन ऐसे विचारक हैं जो आधुनिक युग में हैं लेकिन नकारात्मक उदारवाद की बात करते हैं। उदारवाद यद्यपि विवेक और प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन करता है, विवेक को मानता है उदारवाद, चाहे नकारात्मक हो चाहे सकारात्मक हो, प्राकृतिक अधिकारों को भी मानता है, लेकिन इसका मूल उद्देश्य क्या है? संपत्ति को सुरक्षित रखना। मैं फिर आपको रिवाइज करवा रहा हूँ कि वास्तव में पूंजीपतियों की रक्षा के लिए बना हुआ सिद्धांत है। तो ये संपत्ति की बात तो करेगा ही करेगा। जॉन लॉक ने भी संपत्ति की बात की। उदारवाद के मूल में है संपत्ति, उदारवाद के मूल में है व्यक्ति की रक्षा, विवेक, प्राकृतिक अधिकार। तो जब संपत्ति को सुरक्षित करना इसका मूल उद्देश्य है तो औद्योगिक क्रांति के बाद ये विचारधारा तेजी से पनपी। औद्योगिक क्रांति के बाद में पूंजीपति बढ़ रहे हैं,
तो इस विचारधारा ने मूल रूप से स्थापित कर दिया कि पूंजीवादी व्यवस्था सर्वोत्तम है और राज्य को पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ कानून नहीं बनाने चाहिए। सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था पूंजीवादी ये मानता है उदारवाद। उदारवाद और पूंजीवाद का ऐसा समन्वय है, ऐसा गठजोड़ है कि ये एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। राज्य को पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ कानून नहीं बनाने चाहिए। नकारात्मक उदारवाद क्या विशेषताएं, और यदि आपको क्लियर करना हो तो ये विशेषताएं मैंने लिखी हैं व्यक्ति के लिए, इनको मैं बोल देता हूँ, समझ लेना आप। ये विचारधारा पूर्णतः व्यक्तिवाद पर आधारित है, वो भी बातें जो ऊपर लिखी हैं, लेकिन इसको ज़्यादा अच्छे से समझाना इसलिए ज़रूरी है कि उदारवाद की इतनी शाखाएं आई हैं कि वर्तमान के जो समकालीन राजनीतिक सिद्धांत हैं, स्पेशली 2015 के बाद में जिन एग्जाम्स में पॉलिटिकल साइंस में एक उत्तर व्यवहारवादी क्रांति हुई है, नए नए प्रश्न आ रहे हैं, तो वो नए नए प्रश्न तभी समझ में आएंगे जब आपको उदारवाद समझ में आएगा, क्योंकि इन सब के मूल के अंदर व्यक्ति निहित है। तो नकारात्मक उदारवाद ये विचारधारा पूर्णतः व्यक्तिवाद पर आधारित है, व्यक्तिवाद का दूसरा पहलू है, इसलिए व्यक्तिवाद के समस्त सिद्धांतों को अपने सिद्धांतों में समावेश करती है। मैंने पहले ही बताया आपको, व्यक्तिवाद इक्वल टू नकारात्मक उदारवाद, कोई अंतर नहीं है इसमें, व्यक्तिवाद कह दो या नकारात्मक उदारवाद कह दो। अगला पॉइंट ये कहता है कि राज्य को आवश्यक बुराई मानते हैं। ये प्रश्न आता है, राज्य को आवश्यक बुराई कौन मानता है? तो व्यक्तिवाद राज्य को आवश्यक बुराई मानते हैं कि राज्य एक बुराई है, लेकिन कैसी बुराई है? आवश्यक, बनाना जरूरी है लेकिन बुराई है राज्य। और राज्य को अनावश्यक बुराई मानते हैं अराजकतावादी, कि राज्य होना ही नहीं चाहिए, अनावश्यक है ये। लेकिन नकारात्मक उदारवादी या व्यक्तिवादी राज्य को आवश्यक बुराई मानते हैं और आवश्यक बुराई के रूप में अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन इसके मूल में भी क्या है? राज्य न्यूनतम कार्य करे। वर्तमान में पीपीपी की योजना आ गई, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये क्या है? उदारवाद ही है। ये नकारात्मक उदारवादी है कि राज्य न्यूनतम कार्य करेगा। ये राज्य को समाप्त भी नहीं करना चाहते हैं, ये राज्य को समाप्त भी नहीं करना चाहते हैं। वह सरकार अच्छी है जो न्यूनतम शासन करती है। न्यूनतम शासन मतलब कम से कम काम करे, बस बाकी सब छोड़ दे खुले बाजार अर्थव्यवस्था पर, कि बाजार खुद ही अपने आप प्रतिस्पर्धा बना लेगा। व्यक्ति का विवेक महत्वपूर्ण है। विवेक और तर्क बुद्धि के आधार पर ही व्यक्ति निर्णय लेने में स्वतंत्र है। ये व्यक्तिगत अधिकार स्वतंत्रता का प्राकृतिक रूप से समर्थन करता है और अधिकारों को प्राकृतिक घोषित करता है। एक एक लाइन में क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि उदारवाद आप समझ सकें। राज्य को पुलिस राज्य बनाना चाहता है। पुलिस राज्य का मतलब, पुलिस का काम क्या है? रक्षा करना। यानी राज्य का काम क्या होगा? केवल रक्षा करना। केवल पुलिस राज्य बनाना चाहता है, न्यूनतम काम करे, सुरक्षात्मक कार्य करे, बस। धार्मिक सहिष्णुता को ये मानता है कि धार्मिक सहिष्णुता को नहीं मानेगा तो धर्म के आधार पर डेली लड़ाई होगी राज्य के अंदर, तो व्यापारियों का बिजनेस नहीं चलेगा। तो पूंजीवादी हमेशा धार्मिक सहिष्णुता का समर्थन करता है। तो पूंजीवाद उदारवाद एक ही है। तो उदारवाद धार्मिक सहिष्णुता इसके मूल में है, इसलिए धर्म को अंतरात्मा के बाद मानता है। इसका मूल उद्देश्य व्यक्ति की स्वतंत्रता को जन्मजात रूप से स्थापित करना है। जन्मजात कैसे? प्राकृतिक अधिकार मानता है, तो स्वतंत्रता और अधिकार को प्राकृतिक रूप से स्थापित करना चाहता है। मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को स्वीकार करता है। उदारवाद का जनक कौन है? जॉन लोक। जॉन लोक शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की बात करता है सबसे पहले, लेकिन वह इतनी व्याख्यायित रूप में नहीं करता है। लेकिन मॉन्टेस्क्यू ने उठाया जॉन लोक से है, फ्रांसीसी विचारक है मॉन्टेस्क्यू। और शक्ति पृथक्करण का तात्पर्य होता है कि राज्य की जो राजनीतिक संस्थाएं हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ये जो शक्ति बनाने वाली संस्थाएं हैं, ये कैसे होंगी? पृथक पृथक कार्य करेंगी, इनका आपस में समन्वय नहीं होगा। ये प्रणाली का सबसे बढ़िया उदाहरण वर्तमान में अमेरिका है। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख को स्वीकार करता है और बेंथम की इस धारणा को पुष्ट करने के लिए स्पष्ट करता है कि व्यक्ति के सुखों में राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इन अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख को उपयोगितावाद नकारात्मक उदारवाद स्वीकार कर लेता है। राज्य को न्यूनतम शक्ति देना चाहता है। इस स्तर पर राज्य जो भी न्यूनतम कानून बनाएगा, ये कानून लोकमत पर आधारित होंगे, इसलिए विधि और कानून का शासन होगा। तो जब भी पूंजीपतियों को कोई काम करना होता है, जैसे वॉलमार्ट कंपनी ने एक्सेप्ट किया अमेरिकी सीनेट में कि भारत में हमने लॉबिंग की है, करोड़ों रुपए दिए हैं वहाँ पर नेताओं को लॉबिंग के लिए, तब जा कर के एफडीआई
को अनुमति मिली है भारत में। तो शासन कानून का होगा, लेकिन कानून का शासन किसने करवा लिया? विधि कानून का शासन होगा, कानून के तरीके से करवाया। धर्म नैतिकता परंपराओं को व्यक्ति अपने विवेक के अनुसार मान्यता देगा। राज्य साधन, व्यक्ति साध्य। समाज व्यापक, राज्य संकीर्ण। राज्य एक कृत्रिम संस्था है जो व्यक्तियों ने अपने हित के लिए बनाई है। आई होप कि अब आपको एक एक लाइन अच्छे समझ में आ रही होगी। आर्थिक क्षेत्र में व्यक्ति को खुला छोड़ दिया जाएगा। यह लेसेज फेयर, जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, बार बार ये नाम ले रहा हूँ, शब्द यही आता है, लेसेज फेयर है ये, लेसे फेयर नहीं है, लेसेज फेयर, हस्तक्षेप की नीति। राज्य आवश्यक व्यापारिक नियम नहीं बनाएगा। व्यापारिक नियम नहीं बनाएगा, व्यापारिक नियम तो व्यापारी बनाएंगे, कंपनी बनाएगी। ये विचारधारा अंतर्राष्ट्रीयतावाद और विश्व शांति की स्थापना करती है। देख लीजिए, जब से पूंजीवाद आया, अंतर्राष्ट्रीयवाद को बढ़ावा मिला है, वैश्वीकरण हो गया, एक देश में घटना घटित होने वाली दूसरे देश को प्रभावित करती है। तो ये विचारधारा जब अंतर्राष्ट्रीयतावाद को मानेगी तभी तो व्यापारियों का, पूंजीपतियों का बिजनेस फैलेगा फूलेगा। तो विचारधारा अंतर्राष्ट्रीयतावाद को मानती है, विश्व शांति की स्थापना करती है। व्यक्ति साध्य होने के कारण अधिकारों को प्राकृतिक घोषित करती है। व्यक्ति साध्य है तो अधिकार प्राकृतिक, और अधिकारों की व्याख्या व्यक्ति के विवेक अनुसार किया जाएगा। कि अधिकार क्या होंगे ये समाज बताएगा साहब, व्यक्ति का विवेक बताएगा। लोकतंत्र का समर्थन करती है किंतु अल्पमत को भी सुरक्षित करती है। ये दर्शन मानवतावादी है और समष्टिवाद, सर्वाधिकार व्यवस्था का विरोध करता है। योग्यतम की विजय होती है। योग्यतम की विजय, योग्यतम की उत्तरजीविता, इसका क्या मतलब है? डार्विन का सिद्धांत है ये, पॉलिटिकल साइंस में हर्बर्ट स्पेंसर ने प्रयोग किया है इसका। और योग्यतम की उत्तरजीविता का मतलब यह है कि व्यक्ति को खुला छोड़ दिया जाए, यदि उसमें योग्यता होगी तो वह स्वयं अपना विकास कर लेगा। ये कहना है नकारात्मक उदारवादियों का कि इनको कोई विशेष योग्यता मत दो, विशेष आरक्षण वगैरह की व्यवस्था मत करो, जिसमें योग्यता होगी वो खुद आगे आ जाएगा। ये कहना है नकारात्मक उदारवाद का। उन्मुक्त प्रतिबंध रहित आर्थिक प्रतियोगिता को संचालित करता है। आर्थिक प्रतियोगिता। नकारात्मक उदारवाद केवल सुरक्षात्मक कार्य देना चाहता है, विशेषकर बाहरी और आंतरिक क्षेत्र में सुरक्षा स्थापित करके समझौते की पालना करने वाले कानूनों को मान्यता देता है। संसदीय शासन व्यवस्था का समर्थक है किंतु लोकमत और लोक प्रभुसत्ता को स्वीकार करता है। संपत्ति में खुलापन लाना चाहता है और निर्देशित करता है कि राज्य संपत्ति का अधिग्रहण नहीं कर सकता है। राज्य स्वतंत्रता को बनाए रखेगा, उसे निर्देशित नहीं करेगा। राज्य अन्य संघ व समुदाय में समन्वय स्थापित करेगा लेकिन कानून आरोपित नहीं करेगा। ये वही पॉइंट हैं जो ऊपर लिखे थे, अपने ऊपर समझे थे, बस यहाँ पर इसको व्याख्यायित किया गया है कि चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाए। अब आता है सकारात्मक उदारवाद। लास्ट की कोटेशन है, उदारवाद का जन्म मध्य युग के बाद आर्थिक संगठनों को, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाता हूँ। सकारात्मक उदारवाद को थोड़ा लेंदी है, ठीक है। नकारात्मक उदारवाद आपको समझ में आ गया होगा, अपन और देख लेंगे इसको।